हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का जो हमारा पोर्शन है, इसको हम 3 पोर्शंस में कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ डिमांड के बारे में, देन डिमांड शेड्यूल एंड लॉ ऑफ डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है बेसिक्स ऑफ डिमांड के बारे में। एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है डिमांड। नॉर्मली सभी लोग डिमांड को इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है कि मैं क्या डिमांड करना चाहता हूं, मेरी क्या इच्छाएं हैं। जनरली लोग डिमांड को इच्छाओं से, डिजायर से, जरूरत से, वांट से, नीड से या नीड ऑफ थिंग्स जो हमारे पास नहीं है, उस तरीके से इस वर्ड डिमांड को देखते हैं। लेकिन एक ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। डिमांड का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या खरीदना चाहता हूं, नहीं, ये बिल्कुल भी डिमांड का मतलब नहीं है। अगर ये इसका मतलब होता तो कोई ये बोलता कि मैं एरोप्लेन खरीदना चाहता हूं तो मेरी डिमांड एरोप्लेन है, तो वो चीज गलत होती। डिमांड का एक्चुअली मीनिंग अगर हम सिर्फ डिजायर, वांट या नीड से लेंगे तो वो हमारा हाफ मीनिंग होगा। डिमांड, डिजायर, वांट्स और नीड्स तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे एक परचेजिंग पावर भी होती है। अब वो क्या चीज है उसको समझते हैं। छोटा सा पॉइंट है, परचेजिंग पावर, परचेज करने की क्षमता। अब ये क्या चीज है? वो सब चीजें जिसकी आपको डिजायर है और आप उसे खरीद सकते हो, उसी की आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो। तो डिमांड आपकी डिजायर और परचेजिंग पावर दोनों को मिला के क्रिएट होता है। इन द सेम वे मेरी क्या जरूरत है और उस जरूरत को क्या मैं परचेज कर सकता हूं? अगर हां कर सकता हूं तो भी वो मेरी डिमांड बन जाएगी। तो एक्चुअल में अगर डिमांड का कॉन्सेप्ट हम समझें तो डिमांड इज डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। मेरी क्या इच्छाएं हैं और क्या मैं उन्हें खरीद सकता हूं? इफ यस, तो वो मेरी डिमांड बन जाएगी। मेरी क्या जरूरत है, क्या मैं उसे खरीद सकता हूं? यस, तो वो मेरी डिमांड बन जाएगी। तो सारी चीजें शुड बी बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर। आप क्या खरीदने की क्षमता रखते हो उसको? इफ यस, तो ही वो चीज डिमांड में कन्वर्ट होती है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है कि जनरली इस पोर्शन को समझने के बाद भी लोग ये समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है कि अच्छा, अगर मैं 500 चॉकलेट्स खरीद सकता हूं तो क्या मेरी 500 चॉकलेट्स की डिमांड है? इन अ वे डिमांड वो है, लेकिन क्या मैं इमीडिएटली उसे खरीद रहा हूं? नहीं, आप इमीडिएट एक्शन कुछ नहीं कर रहे हो। खरीद सकता हूं। क्या मैं 100 चॉकलेट्स खरीद सकता हूं? हाँ, खरीद सकता हूं। क्या मैं 200 चॉकलेट्स खरीद सकता हूं? खरीद सकता हूं। क्या मैं 10 लोगों के लिए बर्गर परचेज कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। ये सब चीजें ओरली जब हम डिस्कस करते हैं तो वो डिमांड क्रिएट करती है। लेकिन जब आप डिसीजन ले लेते हो और परचेज कर लेते हो तो वो आपने क्या किया? आपने एक ट्रांजैक्शन कर लिया। अभी वो डिमांड नहीं रही, अब वो ट्रांजैक्शन हो गया। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। जनरली टीचर्स एंड बुक्स इसको बिल्कुल फोकस नहीं कराते। थोड़ा और हम इस चीज को और देखेंगे। पहले एक बार डिमांड को हम वापस से रिव्यू करते हैं। क्या डिमांड इज या आर दोज डिजायर्स, वांट्स एंड नीड्स दैट आर बैक्ड अप बाय वंस परचेजिंग पावर। वो सारी डिजायर, वांट्स एंड नीड्स जो बैक्ड अप है किसी भी इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर से, सिर्फ वही डिमांड कहलाती है। आगे देखते हैं इस पोर्शन को। और नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि कितनी क्वांटिटी आप डिमांड करना चाहोगे एक पर्टिकुलर प्राइस पर। देखिए सेम वही पॉइंट, क्वांटिटी डिमांडेड मींस desires of goods and services backed up by purchasing power but not yet purchased। अभी तक हमने उसको परचेज नहीं किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, जनरली बच्चा ये सोचता है कि अच्छा 10 रुपए में 5 चॉकलेट, हाँ ये तो मैं खरीद लूंगा। खरीद लूंगा ही डिमांड है, खरीद लिया है वो डिमांड नहीं। और देखते हैं एक और पॉइंट आता है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है? सर इट इज अ मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको आपको परचेज करना है, उसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो आपकी कहलाती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लिंक करके चलते हैं। कोई भी चीज की अगर आपको डिमांड करनी है तो एक सबसे पहले आप एक सवाल आता है कि अच्छा ये है कितने की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक चॉकलेट परचेज करनी है और वो चॉकलेट उसकी एमआरपी है 500 रुपीज, तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा 500 रुपीज की अगर चॉकलेट है तो मैं एक चॉकलेट परचेज कर लूंगा। ओके, कर लूंगा, कर लिया है नहीं। नेक्स्ट, अभी स्टोरी और भी है, तभी डिमांड क्रिएट होती है उसमें। अगर उसी की प्राइस 400 रुपीज हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे? यार 400 रुपीज है तो मैं एक से ज्यादा परचेज कर लूंगा। अच्छा, उसी की प्राइस अगर आप माने 250 रुपीज है तो आप बोलोगे सर 2 या 3 में परचेज कर लूंगा।
उसी की प्राइस अगर 100 रुपीज है, सर 4 5 6 मैं परचेज कर लूंगा, मैं कोई एक रैंडम नंबर, जैसे उसकी प्राइस फॉल होती जा रही है आप क्या बोल रहे हो, यार मैं और परचेज कर सकता हूं उसको। सो यहां पर नाउ दिस क्रिएट्स अ डिमांड। डिमांड में हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी परचेज कर लोगे, नेक्स्ट पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी परचेज कर लोगे। हम प्रोबेबिलिटीज को एक साथ लेके चलते, इतने पे कितना कर लोगे, इस तरीके की हम बातें करते हैं। तो फाइनली अभी हमने जस्ट क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मेरी प्राइस फॉल होती गई, मैंने अपनी क्वांटिटी की जो डिमांड है उसको मैं बढ़ाता गया। तो एक उसी चीज को हम यहां पर इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। क्या, देखिए क्या है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी जस्ट हमने क्या देखा था, चॉकलेट की प्राइस ज्यादा थी तो हमने कम क्वांटिटी परचेज करी थी, प्राइस 500 थी तो हम एक करने के लिए रेडी थे। यही उसकी प्राइस अगर 10 रुपीज हो गई तो हमने क्या बोला, वो 10 रुपीज, अब तो सर आप मानो कम से कम 20 परचेज कर लूंगा या उससे ज्यादा परचेज कर लूंगा। तो हमने एक्चुअली यहां पे ये ऑब्जर्व किया है कि प्राइस ज्यादा होती है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, वो है टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब क्या है, टेंड्स टू का मतलब होता है जनरली ऐसा होता है, हिंदी में हम बोले तो स्वतः ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। टेंड्स टू, जितने भी आपकी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब टेंड्स टू अप्रोच पे चलते हैं कि जनरली ऐसा ही होता है। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, इसलिए हम हमेशा वर्ड टेंड्स टू यूज करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी गिरती है, प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, आके देखते हैं इसी पोर्शन को। क्या हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि प्राइस अगर 100 रुपीज है तो मैं कितनी क्वांटिटी की डिमांड करूंगा, 10 की। प्राइस डिक्रीज हुई, देखो क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, प्राइस और डिक्रीज हुई, क्वांटिटी और इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर एक हमने टेबल बना ली है, डिमांड की टेबल बना ली है। आप प्लीज इस बात को समझो, अगर एक पर्टिकुलर प्राइस 60 रुपीज पे 14 मैं परचेज कर लूंगा तो बात बस यहीं खत्म हो गई। यहां पर हम डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हमने ट्रांजेक्शन कर लिया। इसी बात को बस समझना है कि डिमांड इन सब चीजों को मिला के बनती है। 100 पे कितनी कर लोगे, सर 10 कर लूंगा। अच्छा 40 पे कितने कर लोगे, सर 16 कर लूंगा। 20 पे कितनी कर लोगे, सर 18 कर लूंगा। यहां पर हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं। यहां से अगर इसी पोर्शन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर दें तो हमारे सामने एक डिमांड कर्व निकल के आता है। क्या चीज कैसे निकलता है, देखिए उसी पोर्शन को भी। यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा एक एक्सिस होता है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या चीज लेनी है, एक्स एक्सिस पे क्या चीज लेनी है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी इस बात को समझ लिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि किस पोर्शन को कौन से एक्सिस पे लेना है। कैसे, देखिए अभी हमको दो चीजें प्लॉट करनी है ग्राफ पर, एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी। इन दोनों को हमें एक्सिस पे प्लॉट करना है। अब कौन सा एक्स एक्सिस पे जाएगा, कौन सा वाई एक्सिस पे जाएगा, इस चीज को समझने का एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। जब कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास या 12th क्लास, कभी भी अगर क्वांटिटी आ रही है, दोनों में से एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड या एनी ऑफ द क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी आ रही है तो क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी, हमेशा। उसके अलावा जो भी अदरवाइज चीज है, जो भी हो, उसको प्राइस आपको वाई एक्सिस पे पुट कर देना। फिर से, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज पुट क्वांटिटी इन एक्स एक्सिस। बस इस पॉइंट को आप याद रखो। अगर दो चीजों का ग्राफ बनाना है, कई बार बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, यहां क्वांटिटी लिख देते हैं, यहां ग्राफ लिख देते हैं, पूरा काट के जीरो मिलता है उनको, क्योंकि ग्राफ गलत तो ऑलमोस्ट आपका पूरा आंसर गलत। सिंपल सा पॉइंट है, प्राइस एंड क्वांटिटी अगर दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो क्वांटिटी को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं। अब चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं। यहां हमने प्राइस ले लिया, यहां हमने क्वांटिटी ले ली। क्या बोल रहे हैं, प्राइस अगर 100 है तो क्वांटिटी 10 होगी। देखिए ये जीरो पे जाते हैं, प्राइस अगर 100 है तो क्वांटिटी 10 होगी, तो ये हमें एक पॉइंट निकल के आया। नेक्स्ट, प्राइस अगर 40 है तो क्वांटिटी 16 होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होके 40 होगी तो देखो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहां पर देखने को मिल रही है। ये बेटा जो आपका ग्राफ है, ये जो कर्व है, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। हर कर्व को हम एक नाम देते हैं, इसको हमने बोला डी, इसको बोला डी डैश। आप ए बी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नाम जरूर दीजिएगा और एंड में ऐसे डिनोट कीजिएगा, डी डी डैश इज अ डिमांड कर्व। ओके, सो अगेन किस तरीके से इसे प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉटिंग का रीजन है ये टेबल। ये टेबल कैसे हमने ड्रॉ करी, ये टेबल हमने ड्रॉ करी थी इस लॉजिक से। तो चीजें सब आपस में कोरिलेटेड है। नेक्स्ट इज
अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, वो हमने देख लिया। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड जब भी आता है तो पहले हमको एक छोटा सा पॉइंट लिखना पड़ता है, विच इज व्हेन अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। ये अदर थिंग्स क्या है अभी हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो सेम चीज, वो जो हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में चीज देखी थी, सेम इसी चीज को हमने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, बस एक वर्ड यूज कर दिया, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। अगर आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो पहले आप डिमांड समझाते हो, फिर आप लॉ ऑफ डिमांड समझाते हो, फिर आप डिमांड का शेड्यूल बनाते हो और फिर आप डिमांड का ग्राफ बनाते हो। ये सारे पोर्शंस को करोगे तब आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। एंड कॉन्सेप्चुअली उसको हम कैसे कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट, डिटेल हम इसको अभी नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, ये अदर थिंग्स क्या है? डिमांड को अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये होती हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सारी चीजें जो हैं, इसमें से प्राइस सिर्फ एक ही फैक्टर है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है। इन्हीं को हम इस तरीके से लिखते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आ गया, ये आपका इनकम आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सेप्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस। अदर थिंग्स, ये सब अदर थिंग्स हो गई, ये सारा पोर्शन आपका अदर थिंग्स में चला जाएगा, ये सब अदर थिंग्स हैं। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। किसमें चेंज हुआ है? सिर्फ प्राइस में अगर चेंज होता है तो क्या डिमांड चेंज करती है, ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतने रखते हैं, थैंक यू।